मैं, लिकर, शराब। किसी दौर में सोच और संघर्ष तो किसी में दर्द और इश्क की जुबान बनी। खासकर हिंदुस्तान में, जहाँ शेर व शायरी, उर्दू अदब और पीने की रवायतें एक दूसरे से ऐसे जुड़ गईं जैसे अलहदा कभी थी ही नहीं। द ग्रेट मिर्जा गालिब भी तो कह गए, पीते हैं इस उम्मीद पे कि एक दिन समझ आएगी ये जिंदगी जो हर जाम में उलझी हुई है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि शराब कहाँ से आई, कैसे आई, सवाल ये भी है कि इंसान के दिल और दिमाग में ये रच बस कैसे गई। यही है हमारी आज की कहानी, शराब की, उसके इतिहास की और उसकी उस छवि की जो कभी पाप कहलाई तो कभी कविता बनी। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शराब कंज्यूमिंग देश है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के डेटा की बात करें तो भारत में करीब 16 करोड़ लोग शराब पीते हैं। अब इतनी लोग इतनी शराब पीते हैं तो गम बहकर निकलता भी है। जनता पकड़ पकड़ कर अपना दुख दूसरों को सुनाती है, खुश होती है तो गाने गाती है, और जब पीकर गाड़ी चलाने का शौक चर्राता है तो भिड़ भी जाती है। अपने यहाँ 30% से ज्यादा सड़क हादसे शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जिस शराब को पीकर गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो जाता है वो खुद एक एक्सीडेंट का नतीजा थी। विदाउट अ डाउट शराब के नुकसान नकारे नहीं जा सकते, पर आज का वीडियो लाने का उद्देश्य ना तो शराब को बढ़ावा देना है, ना ही अल्कोहलिक्स को जज करना। ये सिर्फ कहानियां हैं अलग अलग जगहों पर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स की शुरुआत की, महज मनोरंजन से बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करती बड़ी ब्रांड्स की, भारत और दुनिया में शराब के इतिहास की। कहानी उस ड्रिंक की जो मोस्ट फेवरेट और हेटेड दोनों है, जिससे जुड़ी बहस थमती दिखती ही नहीं। तो आइए इस सफर की शुरुआत शुरू से करते हैं। हजारों साल पहले, जब न कोई रिटन लैंग्वेज थी, न देश थे और ना ही कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन था, तब इंसानों ने एक्सीडेंटली एक जबरदस्त खोज की। क्या? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होता है एक नेचुरल प्रोसेस जिसमें फल या अनाज में मौजूद शक्कर, ईस्ट माने खमीर की मदद से शराब और गैस में बदल जाती है। किसी ने इसे पीकर देखा तो नशा हो गया, जिन्हें अच्छा लगा उन्होंने दोहरा कर देखा। शराब की खोज कुछ कुछ इसी तरह हुई होगी। ये तय है कि दुनिया में किसी साल में किसी जगह पर किसी शख्स ने पहली बार शराब को खोजा होगा, उसे पिया होगा। लेकिन वास्तव में ये शख्स कौन था या कौन थी, वो कहाँ रहता था या रहती थी, किस साल में हुई थी ये खोज, ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शराब जो है रिकॉर्डेड हिस्ट्री से पहले से पी जा रही है। लेकिन स्कॉलर्स ने शराब की शुरुआत खोजने की कोशिश की है। हम इनमें से कुछ अटेम्प्ट्स पर नजर डालेंगे। करीब 7000 ईसा पूर्व चीन में एक शांत गांव में एक मिट्टी के बर्तन में चावल, शहद और हॉथॉर्न बेरीज, एक तरह के जंगली फल होते हैं, उनको डालकर छोड़ दिया गया, जो धीरे धीरे बुलबुलाने लगे। जब किसी ने उसका स्वाद चखा तो चखने वाले को एक अजीब सी गर्माहट, खुशी और लाइट सी फीलिंग आई। ये एक ऐसा कोइंसिडेंस था जिसे उस समय के किसान और फल इकट्ठा करने वाले लोग समझ ही नहीं पाए। लेकिन असल में यही थी शराब बनने की सबसे पहली घटना, जिसके प्रमाण जियायू नाम की जगह पर खुदाई में मिले और जिसे आर्कियोलॉजिस्ट पैट्रिक मैकगवर्न ने केमिकल एनालिसिस के जरिए साबित किया और अपनी किताब अनकॉकिंग द पास्ट में मेंशन भी किया। इन लोगों ने बिना किसी योजना को बनाए इंसान के सबसे पुराने कंपेनियन को जन्म दिया था, लिकर, शराब। इसी इंटॉक्सिकेटिंग मिस्ट्री की चाह इंसानों को नई चीजें खोजने और सभ्यताएं आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाली थी। करीब 3000 ईसा पूर्व, ये टाइम पीरियड थोड़ा डिबेटेबल है, मेसोपोटामिया में सुमेरियन लोग जौ माने बार्ली को फर्मेंट कर बियर बनाते थे। ये बियर इतनी गाढ़ी होती थी कि उसे चबा कर पीना पड़ता था। सुमेरियन सिर्फ उसे पीते ही नहीं थे, उसकी पूजा भी करते थे। उस कल्चर में तो बियर की गॉडेस भी थी, निन्कासी, जिनके लिए भजन लिखे गए और क्यूनिफॉर्म में बियर की रेसिपी रिकॉर्ड भी की गई। क्यूनिफॉर्म दुनिया की पहली राइटिंग सिस्टम्स में से एक है, जिसे सुमेरियंस मिट्टी की पट्टियों पर कील जैसी आकृतियां बनाकर लिखते थे। साथ ही मिस्र, इजिप्ट में जब पिरामिड बनाए जा रहे थे तब मजदूरों को रोज बियर दी जाती थी। ये कोई ऐशो आराम की चीज नहीं थी, बल्कि जरूरी थी जीने के लिए। क्यों? क्योंकि बियर पीना अक्सर नदी के पानी को पीने से ज्यादा सेफ माना जाता था। हिस्टोरियन टॉम स्टैंडेज अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 6 ग्लासेस में बताते हैं कि ये शुरुआती फर्मेंटेड ड्रिंक्स, शराब जैसी चीजें, समाज को जोड़ने, अर्थव्यवस्था को संगठित करने और देवी देवताओं की पूजा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती थी। अगर बियर मजदूर वर्ग की जान थी तो कह सकते हैं वाइन थी पोएट्री ऑफ द एलीट्स।
कैसे आई ये पिक्चर में? वाइन की शुरुआत लगभग 6000 से 7000 ईसा पूर्व में साउथ कॉकासस, आज का जो जॉर्जिया है, उसमें हुई थी। वहां के प्राचीन लोगों ने पाया कि अंगूर का रस अपने आप सड़कर माने फर्मेंट होकर शराब में बदल जाता है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से पता चलता है कि उस समय लोग मिट्टी के बर्तनों में अंगूर रखकर वाइन बनाते थे, जिनमें अंगूर का अवशेष मिला है। धीरे धीरे वाइन मेसोपोटामिया, मिस्र और यूनान तक फैल गई और वहां के धार्मिक अनुष्ठानों, दवाइयों और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी बन गई। यूनानियों और रोमन्स ने वाइन बनाने की कला को और निखारा और इसे पूरे यूरोप में फैलाया। प्राचीन यूनान माने ग्रीस और रोम में वाइन सिर्फ पीने की चीज नहीं थी, बल्कि उसे फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल सिंबल बना दिया गया था। यूनानियों के मुताबिक वाइन पीना सेल्फ कंट्रोल माने आत्मनियंत्रण का एक टेस्ट था। उनका मानना था कि सिर्फ जंगली और असभ्य लोग ही अनडाइल्यूटेड वाइन पीते थे। गॉड ऑफ वाइन, जी हाँ, ये भी थे। डायोनाइसिस नाम था। खुशी, पागलपन और नशे के देवता थे जो आनंद और अतीत दोनों का प्रतीक थे। रोमन्स ने तो वाइन को साम्राज्य बना दिया था। जहां जहां उनकी सेनाएं गईं, वहां वहां उन्होंने अंगूर की बेलें लगाई। स्पेन से लेकर फ्रांस, गॉल तक वाइन की खेती उनके साथ साथ फैली। साथ ही इस कल्टीवेशन ने कल्चरल डोमिनेंस माने सांस्कृतिक प्रभुत्व को सिग्निफाई भी किया। अब तक की सबसे पुरानी वाइनरी 4100 ईसा पूर्व की एक आर्मेनियन गुफा में मिली है। ये बताता है कि वाइन प्रोडक्शन सिर्फ पीने तक सीमित नहीं थी। वाइन ने प्राचीन समाजों को व्यापार, धर्म और रीति रिवाजों के जरिए से आपस में जोड़ा भी था। वाइन पीना सिर्फ एक ड्रिंक लेने का अनुभव नहीं होता, बल्कि इसे आर्ट माना जाता है, जिसे 5 सेंसेस से फील किया जाता है। 4 स्टेप्स को शॉर्ट में बताएं तो वो होते हैं लुक, स्मेल, सिप, फील। सबसे पहले वाइन को ग्लास में हल्का झुकाकर देखा जाता है। उसका रंग बहुत कुछ बता देता है। रेड वाइन गहरी लाल या बैंगनी हो सकती है, जबकि व्हाइट वाइन हल्की सुनहरी या स्ट्रॉ कलर की होती है। इससे वाइन की उम्र और अंगूर की किस्म का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद ग्लास को हल्के से घुमाया जाता है ताकि उसकी खुशबू बाहर आए। वाइन की खुशबू में फूल, फल, मसाले, मिट्टी या लकड़ी जैसी कई परतें होती हैं जो इसे खास बनाती हैं। फिर आता है स्वाद का चरण। एक छोटा सा घूंट लिया जाता है और कुछ सेकंड्स के लिए उसे मुंह में रखा जाता है। धीरे धीरे निगलते हुए उसे महसूस किया जाता है कि वो मीठी है, खट्टी है, सूखी है या थोड़ी तीखी। वाइन की बॉडी को भी समझा जाता है। क्या वो हल्की, मीडियम या फुल बॉडी है? ये जीभ पर कैसा फील देती है, स्मूथ, क्रीमी या कसैला? लिकर लवर्स वाइन को बहुत सोच समझकर और स्टाइल के साथ पीते हैं। वो खाने के साथ वाइन को पेयर करना पसंद करते हैं, जैसे रेड वाइन को मीट के साथ, व्हाइट वाइन को फिश या चीज के साथ। सही ग्लास का चुनाव, स्लो सिपिंग और हर घूंट में फ्लेवर ढूंढना ही इस अनुभव को खास बनाता है। अक्सर कंज्यूमर्स रोशनी, संगीत और माहौल का भी ध्यान रखते हैं ताकि वाइन का जो है असली मजा लिया जा सके। इसीलिए वाइन पीना महज एक आदत नहीं है, बल्कि एक रिफाइंड एक्सपीरियंस माना जाता है, जिसमें आंखों से देखना, नाक से सूंघना, जीभ से चखना और इन एंटायरिटी इस ड्रिंक को फील करना शामिल है। लेकिन आज जिसे हम शराब या लिकर कहते हैं, यानी डिस्टिल्ड स्पिरिट्स, उसके बारे में उस समय तक लोगों को पता ही नहीं था। डिस्टिल्ड स्पिरिट्स वो शराबें होती हैं जो फर्मेंट की गई चीज़ों को उबाल कर और भाप जमा करके ज़्यादा पोटेंट शराब बनाई जाती है। देखिए, असल में फर्मेंटेशन की भी एक सीमा होती है। शराब में जब अल्कोहल की मात्रा 15% से ज़्यादा हो जाती है तो उसे बनाने वाला यीस्ट खुद ब खुद मर जाता है। इसीलिए उसे आगे बढ़ाने के लिए एक नई तरकीब चाहिए थी। इसे कहते हैं डिस्टिलेशन। पर क्या आप जानते हैं कि डिस्टिलेशन का ये प्रोसेस, जिससे फ्यूचर में शराब बनाई जानी थी, उसे उस सेक्ट ने बनाया था जो लिकर कंजम्पशन को हराम मानते हैं। तो बात यूं है कि डिस्टिलेशन नाम का कमाल ना तो यूनानियों ने किया और ना ही इजिप्शियंस ने। ये आया इस्लामी वैज्ञानिकों की लैब से। 8वीं और 9वीं सदी में इस्लामिक गोल्डन एज के दौरान बगदाद के साइंटिस्ट्स लिक्विड्स को गर्म करके और फिर ठंडा करके उनके एसेंस निकालने के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। डिस्टिलेशन की खोज और इंपॉर्टेंस दोनों इसी तरह सीन में आई। इस्लाम में शराब पीना सख्त मना है, लेकिन डिस्टिलेशन की तकनीक सबसे पहले इत्र, दवाइयों और रसायनों के लिए इस्तेमाल की गई थी। उनका एम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स बनाना नहीं था। एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि अल्कोहल जो शब्द है वो भी अरबी शब्द अल्कोहल से आता है, जो पहले आंखों में लगाने वाले काले पाउडर माने काजल के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में इसका मतलब हो गया कोई भी डिस्टिल की हुई चीज। इसके बाद मेडिवल यूरोप में खासकर मठों और हकीमों मतलब अपोथेकेरीज के पास अरबी विज्ञान से सीखी गई टेक्निक से ब्रांडी, विस्की और फिर वोडका जैसी चीजें बनना शुरू हुई। विस्की की शुरुआत हुई 12वीं सदी में आयरलैंड या स्कॉटलैंड में।
वहाँ के मंक्स ने मिडिल ईस्ट के वैज्ञानिकों से सीखे हुए तरीकों से अनाज को सड़ाकर अगेन फर्मेंट करके उसे डिस्टिल करना शुरू किया। उस समय इसे गेलिक भाषा में यूसेज पे था, एक्वा वाइटे आदि कहा जाता था, जिसका मतलब है जीवन का जल यानी वाटर ऑफ लाइफ। उधर इटली और फ्रांस में एक लिकर ने बनाई एक और तरह की लिकर, नाम था ब्रांडी। इसकी शुरुआत मध्यकालीन यूरोप शायद 12वीं या 13वीं सदी में हुई थी, जब लोग शराब मतलब वाइन को उबालकर उसका अर्क निकालते थे ताकि उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके और दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सके। ब्रांडी नाम डच शब्द ब्रांडविन से आया है, जिसका मतलब होता है जली हुई वाइन। फ्रांस और स्कॉटलैंड में विस्की और ब्रांडी केवल एक ड्रिंक नहीं है, नेशनल सिंबल्स बन गई। अब जब इतनी डिटेल में बात कर ही रहे हैं तो विस्की के टाइप्स को भी जान लेते हैं। सिंगल मॉल्ट ब्लेंडेड विस्की, सिंगल ग्रेन ब्लेंडेड मॉल्ट, एक एक करके समझते हैं। सिंगल मॉल्ट, ये विस्की सिर्फ एक ही डिस्टिलरी से बनती है और इसमें सिर्फ मॉल्टेड जौ माने बार्ली का इस्तेमाल होता है। इसका टेस्ट प्योर माना जाता है। ब्लेंडेड विस्की कई डिस्टिलरी की मॉल्ट और ग्रेन विस्की को मिलाकर बनाई जाती है, ये स्मूथ और बैलेंस्ड होती है। वहीं सिंगल ग्रेन, ये भी एक डिस्टिलरी से बनती है, लेकिन इसमें सिर्फ जौ नहीं बल्कि मक्का, गेहूं या अन्य अनाज भी हो सकते हैं। स्वाद माइल्ड और ब्लैंड होता है। फिर आती है ब्लेंडेड मॉल्ट, ये सिर्फ अलग अलग डिस्टिलरीज की मॉल्ट विस्की को मिलाकर बनाई जाती है, बिना ग्रेन विस्की की। अलग अलग मॉल्ट्स का मिला जुला स्वाद होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज वैटेड और प्योर मॉल्ट। बहरहाल एक और तरह की शराब है स्कॉच, विच इज प्रीटी फेमस अमंग लिकर लवर्स। इससे पहले आप मुझे अल्कोहलिक करार कर दें तो मैं क्लियर कर देती हूँ, आई एम अ टीटोटलर। ये जानकारी मैंने इकट्ठा की है ऑनलाइन रिसर्च से, लोगों से बात करके, एक्सपीरियंस से नहीं। तो स्कॉच पे लौटते हैं। स्कॉच एक खास तरह की विस्की होती है जो सिर्फ स्कॉटलैंड में ही बनती है। इसकी शुरुआत 15वीं सदी में मानी जाती है। स्कॉच का क्रेज क्यों है जान लेते हैं। इसे स्कॉटिश विस्की भी कहा जाता है। ये स्कॉटलैंड में बनने वाली एक खास तरह की वो शराब है जो अनाज, पानी और अलग तरीके से बनाए गए पीट के धुएं से तैयार की जाती है। स्कॉच को लकड़ी के पीपे में कम से कम 3 साल तक रखा जाता है, जिससे इसका स्वाद गहरा और खास बनता है। स्कॉटिश विस्की दुनिया भर में अपनी गुणवत्ता, परंपरा और अनोखे स्वाद के लिए मशहूर है। इसे आमतौर पर धीरे धीरे चखे जाने वाले प्रीमियम शराब माना जाता है एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एज वेल। रूस और पूर्वी यूरोप में आलू और अनाज से बनी स्पिरिट्स को और निखार कर बनाई गई वोडका। वोडका की शुरुआत पूर्वी यूरोप में 8वीं या 9वीं सदी में हुई थी और इसके आविष्कार का श्रेय रूस और पोलैंड दोनों देश अपने अपने नाम करते हैं। शुरू में वोडका को दवाइयों और धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे सड़े हुए अनाज या आलू से बनाया जाता था। 14वीं सदी तक वोडका रूस में बहुत लोकप्रिय हो गई और धीरे धीरे वहां की पहचान बन गई। इसका नाम स्लाव भाषा के शब्द वोडा से आया है, जिसका मतलब होता है पानी, क्योंकि वोडका एकदम साफ ट्रांसपेरेंट दिखती है। हर जगह शराब का अपना अलग रूप और स्वाद बनता गया, जो वहां के एनवायरनमेंट, खेती और कल्चर से जुड़ा हुआ था। जैसे मेक्सिको में आदिवासी लोग सदियों से एगावे पौधे को फर्मेंट करके पीते थे, लेकिन जब स्पेनिश लोग डिस्टिलेशन लेकर आए तब जाकर वहां मेस्काल और बाद में टकीला का जन्म हुआ। दक्षिण अमेरिका में गन्ने के बचे हुए हिस्सों से बनी कशासा ने जन्म लिया। फिर कैरेबियन आइलैंड्स पर चीनी की खेती से बचा गुड़, मोलासिस डिस्टिल करके बनाई गई रम, वही रम जिसने एम्पायर्स, पायरेसी और रेवोल्यूशंस में भी अहम भूमिका निभाई। कैसे? क्योंकि जो लोग एम्पायर बिल्डिंग, पायरेसी, रेवोल्यूशंस में इन्वॉल्व थे वो खुद भी तो यूज करते थे रम। रम का सबसे गहरा असर कहीं पड़ा तो वो था ब्रूटल अटलांटिक स्लेव ट्रेड पर। लेखक इयन विलियम्स ने अपनी किताब रम अ सोशल एंड सोशेबल हिस्ट्री में बताया है कि रम सिर्फ एक ड्रिंक नहीं थी, वो एक तरह की करेंसी बन चुकी थी। कैरेबियन के गन्ने के खेतों से निकली चीनी को न्यू इंग्लैंड में डिस्टिल करके रम बनाई जाती थी। फिर उस रम को वेस्ट अफ्रीका भेजा जाता, जहां उसे गुलामों के बदले में ट्रेड किया जाता था। रम के बदले खरीदे गए गुलामों को जहाजों में भरकर भयानक समुद्री रास्तों से अमेरिका लाया जाता, जहां उन्हें उन्हीं गन्ने के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती, जहां फिर से रम बनती थी। सो द साइकिल वेंट ऑन एंड ऑन। इस काले ट्रायंगुलर व्यापार ने रम को एक ग्लोबल कमोडिटी तो बना दिया, लेकिन ये ट्रेड लेस था ह्यूमन सफरिंग और एक्सप्लॉयटेशन से। और हैरानी की बात यह कि रम बाद में आज़ादी का प्रतीक भी बन गई। जब अमेरिकियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया तो उन्हीं की सेनाओं ने रम पीकर जीत का जश्न मनाया था। यहां तक कि जॉर्ज वॉशिंगटन के राष्ट्रपति बनने के दिन सबको खुलकर रम परोसी गई थी। जैसे जैसे दुनिया इंडस्ट्रियलाइज हुई वैसे वैसे शराब बनाना भी ज्यादा सटीक, कमर्शियल और पावरफुल होता गया। कहा जा सकता है कि बियर में भी एक तरह का रेनेसां माने नव जागरण आया जब
रेफ्रिजरेशन माने ठंडा रखने की तकनीक और पास्चुराइजेशन माने कीटाणु मारने की विधि का आविष्कार हुआ। इनकी बदौलत बड़ी बड़ी बियर ब्रूअरीज बनी, लिकर इंडस्ट्री एक्सपैंड हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन और लिकर इंडस्ट्री का विस्तार एक साथ तेजी से हुआ। जैसे जैसे मशीन्स और फैक्ट्रीज आई, शराब बनाना आसान और सस्ता हो गया। पहले जो शराब छोटे स्तर पर बनाई जाती थी, अब बड़ी मात्रा में बनने लगी। बोतलें, लेबल्स और ट्रांसपोर्ट की सुविधा बढ़ी, जिससे शराब दुनिया भर में फैली। कंपनियों ने ब्रांड्स बनाए, एड्स दिए और शराब एक बड़ा व्यापार बन गया। औद्योगिकीकरण ने शराब को आम लोगों तक पहुंचाया और इसे एक ग्लोबल ट्रेड में भी बदल दिया। इससे न सिर्फ मुनाफा बढ़ा, बल्कि शराब की लत और सामाजिक समस्याएं भी बढ़ी। ऐसा एक एग्जाम्पल है 18वीं सदी लंदन का, जहां एक दौर ऐसा भी आया था जिसे कहा जाता था जिन क्रेज। पहले जिन को और उसके ओरिजिन को जानते हैं, फिर आएंगे हम जिन क्रेज वाली स्टोरी पर। जिन की शुरुआत 16वीं सदी के नेदरलैंड्स में हुई, जहां इसे पहले जिनेवर नाम की दवा के रूप में बनाया गया था। इसमें जूनिपर बेरीज डाली जाती थी क्योंकि लोग मानते थे कि ये सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। डच सिपाही इसे हिम्मत बढ़ाने के लिए पीते थे, जिससे डच करेज कहावत बनी। 17वीं शताब्दी में जब विलियम ऑफ ऑरेंज इंग्लैंड के राजा बने, तब जिन इंग्लैंड में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। 18वीं सदी में ये इतनी सस्ती और आम हो गई कि लंदन में जिन क्रेज नाम की समस्या खड़ी हो गई, जहां लोग जरूरत से ज्यादा जिन पीने लगे। ये शराब सस्ती थी और हर जगह आसानी से मिल जाती थी, इसीलिए गरीब लोग भी इसे खूब पीते थे। उनके लिए ये अच्छा एस्केप था, गरीबी और दुख से भागने की सफल कोशिश। इन वे धीरे धीरे लोगों की लत बढ़ने लगी और समाज में अपराध, बीमारी और गरीबी भी बढ़ गई। जिन क्रेज एक ऐसा समय था जब शराब की लत ने पूरे देश को बुरी तरह अफेक्ट किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि समाज में नैतिक घबराहट फैल गई और सरकार को कड़े कानून लाने पड़े। समय के साथ जिन एक नाजुक और खास तरह की शराब बन गई, जिसे आजकल जिन और टॉनिक जैसे कॉकटेल्स में पसंद किया जाता है। बर्बन की शुरुआत 18वीं सदी के आखिरी दौर में अमेरिका में हुई, खासकर केंटकी राज्य में, जहां बसने वालों ने मक्के से बनी विस्की बनाना शुरू किया। इसका नाम बर्बन काउंटी के नाम पर पड़ा। इसमें कम से कम 51% मक्का होता है और इसे जले हुए ओक की लकड़ी के पीपों में रखा जाता है, जिससे इसका स्वाद मीठा और गहरा बनता है। हालांकि इसकी सही शुरुआत को लेकर मतभेद हैं, लेकिन बर्बन धीरे धीरे एक पूरी तरह अमेरिकी पेय बन गया। 1964 में अमेरिकी पार्लियामेंट ने बर्बन को अमेरिका का खास उत्पाद घोषित किया था, जिससे ये ड्रिंक अमेरिकी हुनर और विरासत का सिंबल बन गई। इसके अलावा अमेरिका के जंगलों और सीमावर्ती इलाकों में लोगों की खुद से बनाई हुई शराब मूनशाइन भी काफी पॉपुलर हुई। ये भी चोरी छिपे और बिना सरकारी नियमों के बनाई गई शराब थी, जिसे आमतौर पर टैक्स या शराबबंदी के कानूनों से बचने के लिए गुप्त रूप से बनाया जाता था। इसका नाम इसीलिए मूनशाइन पड़ा क्योंकि लोग इसे रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में छिपकर बनाते थे ताकि पकड़े ना जाए। अमेरिका में 1920 से 1933 के बीच खास तौर पर यह मशहूर हुई, जब पूरे देश में शराब पर रोक लगी थी। इसे ज्यादातर मक्के से बनाए मिश्रण से होममेड स्टिल्स में तैयार किया जाता था। ये सस्ती होती थी, लेकिन ज्यादा पीना या गलत तरीके से बनाना जानलेवा भी हो सकता था। आजकल मूनशाइन नाम से कानूनी शराब भी बिकती है, लेकिन ये नाम अब भी कानून तोड़ने वाले, जंगलों के बीच बने सीक्रेट अड्डों और सरकार के खिलाफ बगावत से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही समय के साथ शराब समाज, नैतिकता और कानून के बीच टकराव का कारण भी बनती चली गई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए, वैसे वैसे शराब को रोकने की कोशिशों में भी बढ़ोतरी हुई। 1920 में अमेरिका ने प्रोहिबिशन नाम का एक सख्त कानून लागू किया, जिसमें शराब बनाना, बेचना और पीना पूरी तरह से गैर कानूनी कर दिया गया। ये एक बोल्ड लेकिन गलत फैसला था। इस सख्त कानून के चलते शराब पीना बंद तो नहीं हुआ, लेकिन ये सब छुप कर होने लगा। छुपे हुए बार्स यानी स्पीकीजीज बहुत तेजी से बढ़ने लगे और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी जबरदस्त स्पीड से बढ़ा। अमेरिका को पहली बार समझ में आया कि शराब का असर दोहरा है। ये एक तरफ नशा और आज़ादी देती है, लेकिन दूसरी तरफ बर्बादी और कंट्रोल से बाहर होने की वजह भी बनती है। लेखक इयन गेटली ने अपनी किताब ड्रिंक अ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल में बताया है कि संयम बनाम अति माने मॉडरेशन वर्सेस एक्सेस और नियंत्रण बनाम स्वतंत्रता, मतलब कंट्रोल वर्सेस फ्रीडम की ये स्ट्रगल्स लगभग हर सोसाइटी में शराब की लिमिट और उसका रोल तय करती हैं। 1914 में जब यूरोप में पहले विश्व युद्ध के नगाड़े बजने लगे, तो सारी दुनिया एक ऐसे संघर्ष के लिए तैयार हो रही थी जो पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन सोम और वर्डन के युद्ध क्षेत्रों से दूर एक और जंग चुपचाप शुरू हो चुकी थी, शराब के खिलाफ जंग। ये जंग बंदूकों से नहीं बल्कि शराब के बैरल से शुरू हुई थी। ब्रिटेन में जब जवानों को युद्ध के लिए भेजा जाने लगा,
तो कई लोगों को लगने लगा कि शराब चुपचाप देश की ताकत को अंदर से कमजोर कर रही है। सरकार को डर था कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, खास तौर पर हथियार बनाने वाली फैक्ट्रीज में, या तो देर से आ रहे थे या नशे में। उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने एक बार कहा था, हम जर्मनी, ऑस्ट्रिया और शराब से लड़ रहे हैं और मेरी नज़र में इन तीनों दुश्मनों में सबसे खतरनाक दुश्मन शराब है। अचानक बियर का ग्लास और विस्की का पैग सरकार के दुश्मन बन गए। ब्रिटेन की सरकार ने शराब पर सख्त नियम लागू कर दिए। शराब की दुकानों माने पब्स के खुलने के घंटे कम कर दिए गए, टैक्स बढ़ा दिया गया और बियर को इतना हल्का कर दिया गया कि उसमें नशा भी कम हो गया। कुछ इलाकों में तो शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी गई। लंदन के वो पब्स जो कभी देर रात तक लोगों की हंसी ठिठोली से गूंजते थे, अब जल्दी बंद होने लगे। लाइट्स भी सिर्फ हवाई हमलों से बचने के लिए नहीं, बल्कि शराब पीने से रोकने के लिए धीमी कर दी गई। वहीं रूस में जार निकोलस द्वितीय ने इससे भी बड़ा कदम उठाया। रूस काफी समय से दुनिया में सबसे ज्यादा वोडका पीने वाला देश था, लेकिन जब युद्ध करीब आया तो जार ने वोडका की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने की घोषणा कर दी। ये पाबंदी सिर्फ युद्ध के समय के लिए होनी थी, लेकिन धीरे धीरे ये एक बड़े बैन में बदल गई। सरकार को शराब से मिलने वाले भारी टैक्स का पैसा बंद हो गया, लेकिन जार को लगता था कि सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए नशे से दूर रहना भी बेहद जरूरी है। लेकिन जब वोडका गायब हो गई तो उसकी एब्सेंस से बनी खाली जगह को काले बाजार ने भर दिया। लोग अब घरों में बिना नियम कानून की जहरीली शराब बनाने लगे, जो तेजी से फैल गई। इसके साथ ही लोगों के बीच असंतोष और गुस्सा भी पनपने लगा था। यहाँ तक कि दूर भारत में भी, जहाँ उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, युद्ध ने शराब को लेकर बहस को और ज्यादा तेज कर दिया। महात्मा गांधी, जो तब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक उभरते हुए नेता बन रहे थे, शराब के धंधे को नैतिक पतन और कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से जोड़कर देखते थे। उन्होंने भारतीयों से शराब का बहिष्कार करने की अपील की और इसे न सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी बताया, बल्कि एक नेशनलिस्ट ड्यूटी भी कहा। गांव में स्थानीय नेता खुद ही शराब की दुकानें बंद करवाने लगे। उनके लिए शराबबंदी कोई ब्रिटिश नीति नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति की गरिमा को वापस पाने की एक जरिया बन गया था। उधर समंदर के पार अमेरिका में पहले से ही शराब के खिलाफ चल रही टेम्परेंस मूवमेंट को युद्ध ने और ज्यादा हवा दी। लोगों को लगने लगा कि जब सैनिक बाहर जाकर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, तब देश के अंदर लोग अगर शराब में डूबे रहेंगे तो ये देशद्रोह जैसा होगा। 1917 तक ये भावना इतनी मजबूत हो गई कि अमेरिकी कांग्रेस ने 18वां संविधान संशोधन माने अमेंडमेंट पारित किया, जिसने यूएस के प्रोहिबिशन ईयर्स 1920 से 33 का रास्ता साफ कर दिया। ये कानून युद्ध खत्म होने के कुछ ही महीनों बाद लागू भी कर दिया गया था। वर्ल्ड वॉर एक ऐसा दौर था जिसने आधुनिक समाज की नींव हिला दी थी। सरहदें बदली, सरकारें गिरी और विचारधाराएं पलटी, लेकिन इन सब के बीच एक और बदलाव चुपचाप हो रहा था। इंसानों की आदतें, जीवन के मूल्य और शराब से उनका रिश्ता भी बदल रहा था। उस दौर में लगाई गई शराब पाबंदियां सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं थी, वो उस समय के डर, त्याग और नियंत्रण की झलक थी। दुनिया अनिश्चितता से जूझ रही थी और शराब पर रोक एक तरीका था समाज को काबू में रखने का। हालांकि युद्ध के बाद कई देशों में शराब पर से प्रतिबंध हटा दिए गए, लेकिन उनकी छाप हमेशा के लिए रह गई। ये याद दिलाने के लिए कि जब दुनिया बंदूकों से लड़ रही थी, तब बोतल पर भी एक और गुप्त लड़ाई चल रही थी, और वो लड़ाई भी कुछ कम भयंकर नहीं थी। सदियों से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सिर्फ राजाओं और उनके राज्यों की नहीं, बल्कि शराब जैसी नशे वाली चीजों की कहानियां भी घूमती रही हैं। मिट्टी के बर्तनों में बनने वाली स्पिरिट्स की खुशबू और धुएं के पीछे छुपी हंसी टिटोली में ये बातें छुपी रहती। आज शहरों में बार्स खुल गए हैं, विदेशी बॉटल्स पर चमकते लेबल्स दिखते हैं, लेकिन इन सब से बहुत पहले भारत अपनी ही भाषा में नशे को जान चुका था। विस्की बर्फ पर डाले जाने से बहुत पहले भारत की शुरुआती इंटॉक्सिकेशन सीधे प्रकृति से आई थी, जी नेचर से। 3000 साल से भी पुराने वैदिक ग्रंथों में सोम और सुरा नाम के दो पावरफुल ड्रिंक्स का जिक्र मिलता है, जिनका संबंध डिविनिटी माने दिव्यता से था। सोम एक सेक्रेड और पॉसिबली नशीला पेय था जिसे देवताओं को चढ़ाया जाता था और धार्मिक अनुष्ठानों में ऋषि मुनि पीते थे। वहीं सुरा कंपैरेटिवली ज्यादा वर्ल्डली माने सांसारिक ड्रिंक थी, जिसे चावल या जौ को फर्मेंट करके बनाया जाता था। इसे आम लोग पीते थे, लेकिन स्पिरिचुअल लीडर्स और रिफॉर्मिस्ट्स ने उसे अच्छा नहीं माना। क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ें तो मौर्य काल 3rd सेंचुरी बीसी में सम्राट अशोक ने अपने आदेशों में पब्लिक इंटॉक्सिकेशन माने सार्वजनिक नशे के खिलाफ चेतावनी दी थी, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताते हैं कि उस समय हर वर्ग के लोग शराब पीते थे। अलग अलग इलाकों में महुआ के फूलों, गन्ने, गुड़ और काजू के फलों से स्थानीय शराब बनाई जाती थी। हर राज्य की अपनी एक पहचान थी, हर समुदाय की अपनी एक शराब।
भारत के जंगल, खेत और रीति रिवाज एक ही बात सिग्निफाई करते थे कि शराब कोई विदेशी चीज नहीं थी, इट वॉज नेटिव एज वेल। एंशिएंट इंडिया से अब चलते हैं मिडिवल इंडिया में। जब मुगल भारत आए तो अपने साथ फारसी अंदाज की खुशबू, स्वाद और नफासत भी लाए। रूलर्स इस्लामिक थे पर शराब खत्म नहीं हुई। कहना गलत नहीं होगा कि वो और भी निखर गई। मुगल बादशाहों में जहांगीर का जिक्र खास तौर पर मिलता है, जो गुलाब जल, केसर और मसालों से महकती शराब के शौकीन थे। 16वीं और 17वीं सदी के फॉरेन ट्रैवलर्स के रिटन अकाउंट्स में दरबारों की भव्य दावतों का जिक्र मिलता है, जहां खुशबूदार शराबें बेहिसाब बहती थी। हालांकि हर मुगल बादशाह शराब के साथ नहीं था। अकबर ने संयम अपनाया और अपने दरबार में शराब को सीमित रखा था, जबकि औरंगजेब ने तो शराब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। लेकिन शाही दिखावे के पीछे छुपे तहखानों में शराब बनती और कंज्यूम भी की जाती थी। कुछ सूफी संतों तक के बारे में कहा जाता है कि वो गुपचुप शराब पीते थे और नशे को स्पिरिचुअल एक्सटेसी माने आध्यात्मिक आनंद का प्रतीक मानते थे। पर शराब तो शराब ठहरी साहब, इसकी कहानी कहाँ रुकने वाली थी। जब भारत भक्ति और भोग के बीच झूल रहा था, तब असली तूफान समुद्र के जरिए धीरे धीरे आ रहा था, शराब से भरे बैरल्स में छिपा हुआ एक साम्राज्य के लाल झंडे के नीचे। 17वीं सदी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने सिर्फ यहाँ की राजनीति नहीं बदली, उसने भारत की ड्रिंकिंग हैबिट्स को भी हमेशा के लिए बदल दिया। अंग्रेज अफसर अपने साथ रम, जिन और विस्की से भरे कास्क्स लेकर आए थे और उनका पोटेंट शराबों का स्वाद और प्रेफरेंस धीरे धीरे इंडियन एलिट्स तक पहुंचने लगा। शुरुआत में अंग्रेज सिर्फ अपने खास क्लबों में शराब पीते थे, वहां स्थानीय भारतीयों का आना जाना मना था। लेकिन समय बीतने पर भारतीय सिपाही, व्यापारी और राजा महाराजाओं के सहयोगी अंग्रेजों की नकल करने लगे। स्कॉच और ब्रांडी पीना स्टेटस सिंबल बन गया। जो पहले सिर्फ नकल थी, वो धीरे धीरे आदत में तब्दील हो गई और फिर आदत से लत में। इसके बाद कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। अंग्रेजों ने जब देखा कि शराब का बाजार तेजी से बढ़ रहा है, तो उन्होंने स्थानीय शराब पर टैक्स लगाना शुरू किया और साथ ही विदेशी माने ब्रिटिश शराब को बढ़ावा देना भी शुरू किया। देसी शराब को सस्ती और अनसिविलाइज्ड बताया गया, जबकि अंग्रेजी शराब को शालीन और एलीट बताकर बेचा गया। देश के कई हिस्सों में ब्रिटिश कंट्रोल शराब की दुकानें खुलने लगी, जिनका खास टारगेट गरीब और मजदूर वर्ग था। जो कभी परंपरा और त्योहारों का हिस्सा था, वो अब बिजनेस और टैक्स जनरेशन का जरिया बन चुका था। जब आज़ादी की लड़ाई तेज होने लगी तो एक नया युद्ध भी शुरू हुआ, सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि उस मॉरल डाउनफॉल के खिलाफ भी जिसकी पहचान शराब बन चुकी थी। महात्मा गांधी ने शराब को सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि गरीबों की गर्दन में पड़ी बेड़ियों की तरह देखा। उन्होंने लोगों से वैसे ही शराब का बहिष्कार करने को कहा जैसे वे विदेशी कपड़ों का करते थे। उन्होंने साफ कहा, शराब एक बीमारी है, कोई जरूरत नहीं। गांधी जी की बातों का असर लोगों पर पड़ता था, तो नतीजन भारत के कई गांवों में लोगों ने स्वेच्छा से शराब की दुकानें बंद कर दी। शराबबंदी अब नेशनल प्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल का प्रतीक बन गई। आजादी के बाद भारत शराबबंदी के मुद्दे पर उलझा। एक तरफ गांधी जी के आदर्श थे जिन्हें सम्मान दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ वास्तविक राजनीति ने भी जड़ पकड़ ली थी। कुछ राज्यों ने जैसे गुजरात शराब पर सख्त प्रतिबंध लगाए, जबकि कई राज्यों को समझ आ गया कि शराब से होने वाली कमाई बहुत बड़ी है एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दैट। 1970 के दशक तक स्टेट गवर्नमेंट्स ने रियलाइज किया कि शराब पर टैक्स लगाकर सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाए जा सकते हैं। जो चीज कभी जहर मानी जाती थी, वही अब विकास का साधन बन गई। गांव में देसी शराबें अब भी जिंदा थी, वहीं शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ब्रांड्स उभरने लगी। विदेशी शराब कंपनियां भारत आईं, लेकिन देसी चॉइसेस जैसे ओल्ड मंक रम, रॉयल स्टैग विस्की और गोवा की फैनी अपने चाहने वालों के दिलों पर राज करती रही। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े शराब बाजारों में से एक है। मुंबई के 5 स्टार विस्की लाउंजेस से लेकर केरल की टॉडी हट्स तक भारतीय शराब की कहानी सीधी नहीं बल्कि लेयर्स में बटी हुई है। देश में लोग शराब पीते हैं, कभी यादों को जिंदा रखने के लिए, कभी उन्हें भुलाने के लिए, कभी जश्न में, कभी खुशी के लिए, तो कभी दर्द बर्दाश्त करने के लिए। सबके अपने अपने रीजंस हैं। आज देश में क्राफ्ट बियर कंपनीज तेजी से बढ़ रही हैं। भारत की बनी जिन्स जैसे ग्रेटर दैन और हपूसा इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत रही हैं। लेकिन वहीं गांव में बनी नकली शराब अब भी लोगों की जान ले रही है। इसके साथ ही इंडिया में रीजनल लिकर्स भी बहुतेरी हैं, जिनमें एक पॉपुलर नाम है महुआ। ये एक पारंपरिक देसी शराब है जो सेंट्रल इंडिया के आदिवासी इलाकों में सदियों से बनाई जाती है। इसे महुआ फूल, जो महुआ पेड़ से गिरते हैं, से फर्मेंट करके तैयार किया जाता है। इसका स्वाद हल्का मीठा और अर्दी होता है। महुआ सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक परंपरा है। त्योहारों, अनुष्ठानों और लोक जीवन में इसकी खास जगह है। हाल ही में कुछ ब्रांड्स ने महुआ को प्रीमियम रूप में पेश कर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है।
अब ये सिर्फ गांव की शराब नहीं बल्कि भारत की हेरिटेज लिकर के रूप में भी उभर रही है। बहरहाल मॉडर्न डे इंडिया में शराब एक विरोधाभास तो बन चुकी है, कानूनी भी है और गैर कानूनी भी, आजादी का प्रतीक भी है और बर्बादी का कारण भी। कुछ के लिए पवित्र है तो कुछ के लिए पाप भी। सवाल उठते हैं, क्या इसे संस्कृति के रूप में मनाना चाहिए या जहर समझकर रोका जाना चाहिए? परंपरा को टैक्स कमाई के आगे झुकना चाहिए या नैतिकता को जीतना चाहिए? ग्लास आज भी उठता है, लेकिन लोग क्या पीते हैं और क्यों पीते हैं, यही सवाल अब भी उठते रहते हैं। पर शराब को लेकर बहस होती ही क्यों है? शराब पीने को लेकर बहस बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है, साथ ही ये समाज में गहराई से जुड़ी हुई है, क्योंकि शराब का असर इंसान की जिंदगी के लगभग हर हिस्से पर पड़ता है, जैसे कि पर्सनल फ्रीडम, कल्चरल आइडेंटिटी, रिलीजियस मोरालिटी माने धार्मिक नैतिकता, पब्लिक हेल्थ और गवर्नमेंट पॉलिसीज आदि। एक तरफ शराब को जश्न, आराम और सामाजिक मेलजोल का सिंबल माना जाता है। ये त्योहारों, पारिवारिक समारोह, शादियों और नाइट लाइफ का हिस्सा है। कई कल्चर्स में शराब पीना परंपरा और पहचान से जुड़ा हुआ है। इसे बुरी चीज नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ के तौर पर देखा जाता है। वहीं दूसरी तरफ इसे इमोरल, सिंफुल, प्रॉब्लमैटिक वगैरह भी माना जाता है, क्योंकि दो गुट हैं, एक जो हामी भरते हैं और दूसरे नहीं, तो ब्लैंकेट बैन लगाना फुल्ली सेंस नहीं बनाता। इसके अलावा आर्थिक रूप से देखें तो लिकर इंडस्ट्री से सरकार को भारी टैक्स मिलता है और लाखों लोगों को रोजगार भी। इसीलिए ये सरकारों के लिए एक मजबूत एसेट बन जाता है। इन्हें हेविली टैक्स करने से भी इनके कंजम्पशन में खासा गिरावट नहीं आती और सरकारों को भी मोटा पैसा मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई भी है। शराब के गलत इस्तेमाल से घरेलू हिंसा, मानसिक परेशानियां, लिवर की बीमारियां, ड्रंक ड्राइविंग से होने वाले एक्सीडेंट्स और मौतें, गरीबी आदि जैसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। कई परिवार टूट जाते हैं, लोगों का करियर बर्बाद हो जाता है और जानें चली जाती हैं सिर्फ नशे की लत की वजह से, साथ ही उससे जुड़ी सोशल प्रॉब्लम्स के चलते भी। धार्मिक और कंजर्वेटिव ग्रुप्स शराब को नैतिक रूप से गलत मानते हैं। उनके लिए ये पाप और विनाश की ओर ले जाने वाला रास्ता है। कुछ समाजों में तो शराब पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, ये सोचकर कि इससे समाज शुद्ध हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे प्रतिबंध अक्सर काले बाजारों को जन्म देते हैं और लोग ज्यादा खतरनाक होममेड शराबों का रुख भी कर लेते हैं। इस पूरी बहस का असली मुद्दा व्यक्तिगत आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच का टकराव है। क्या हर इंसान को अपनी मर्जी से जो चाहे वो पीने का हक होना चाहिए, या फिर जब किसी की ये आज़ादी समाज को नुकसान पहुंचाने लगे, उसे खुद को भी नुकसान पहुंचाने लगे, तो क्या सरकार या कानून को बीच में आना चाहिए? ये बहस भावनाओं और विरोधाभासों से भरी हुई है, क्योंकि वही सरकारी शराब बेचने के लिए लाइसेंस देती हैं और ब्रांड्स का प्रचार करती हैं, वही शराब के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता के अभियान भी चलाती हैं। फायदे और सिद्धांतों के बीच की ये खींचतान शराब से जुड़ी चर्चा को हमेशा जिंदा, जरूरी और सोचने लायक बनाकर रखती है। स्मार्ट मूव, इज़न्ट इट? शराब के मैन्युफैक्चरिंग और कंजम्पशन पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जाती, क्योंकि शराब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में से एक है और इसे बैन करने के साथ भारी नुकसान भी जुड़ा है। स्टैटिस्टा की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबली शराब का कारोबार 1.6 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, यूएस डॉलर से भी कई ज्यादा है। भारत में ही शराब से मिलने वाली एक्साइज ड्यूटी स्टेट रेवेन्यू का 20 से 40% तक होती है। भारत में कितने ही राज्य हैं जहां शराब से मिलने वाला एक्साइज राज्यों की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर पूरी तरह से शराब पर पाबंदी लगा दी जाएगी तो सरकारों को इतना बड़ा आर्थिक नुकसान होगा जिसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतिहास भी शराबबंदी के खिलाफ चेतावनी देता है। 1920 के दशक में अमेरिका ने जब शराब पर प्रतिबंध लगाया तो शराब कम होने के बजाय माफिया, तस्करी और हिंसक अपराधों का दौर शुरू हो गया। भारत में भी गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में जहां शराबबंदी लागू है, वहां अवैध शराब माफिया का बोलबाला बढ़ा है और जहरीली देसी शराब से मौतों के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। सच्चाई ये है कि शराब पर बैन लगाने से उसकी मांग खत्म नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बस बैन से ढक दी जाती है। नतीजा ब्लैक मार्केट्स, काला बाजारी। कल्चरली भी शराब कई परंपराओं और जीवन शैली का हिस्सा रही है। कहीं आदिवासियों की चावल से बनी हांडियां हैं तो कहीं शहरों में वाइन टेस्टिंग की परंपरा। यानी शराब अमीर और गरीब दोनों वर्गों की संस्कृति में किसी न किसी रूप में मौजूद है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस माने आर्थिक निर्भरता, सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज माने सामाजिक जटिलता और शराबबंदी के फेल्ड अटेम्प्ट्स का मिला जुला असर ऐसा है कि पूरे देश में शराब पर एक साथ बैन लगाना लगभग नामुमकिन हो गया है। सरकारें भी एक बहुत नाजुक संतुलन पर चल रही हैं। एक तरफ शराब से कमाई कर रही हैं और दूसरी तरफ उसके नुकसानों को लेकर लोगों को चेता भी रही हैं। यही विरोधाभास शराब की कहानी को समाज की सबसे कॉम्प्लेक्स और लंबे समय से चलती आ रही बहसों में से एक बनाता है।
ग्लोबल लिकर इंडस्ट्री बहुत बड़ी और बेहद कंपैरेटिव जगह है जहां गिनी चुनी बड़ी कंपनियां राज करती हैं। ये कंपनियां दुनिया की सबसे पॉपुलर और आइकॉनिक ब्रांड्स को कंट्रोल करती हैं। सबसे ऊपर है डियाजियो, जो एक ब्रिटिश कंपनी है। इसके अंडर आते हैं जॉनी वॉकर, स्मर्नॉफ, गिनेस जैसे फेमस ब्रांड्स जो 180 से भी ज्यादा देशों में बिकते हैं। इसके मुकाबले में है फ्रांस की कंपनी पर्नो रिकर्ड, जिसके पास शिवास रीगल, जेमसन आयरिश विस्की और एब्सोल्यूट वोडका जैसे महंगे और मशहूर ब्रांड्स हैं। ये कंपनी ट्रेडिशन और मॉडर्न मार्केटिंग का जबरदस्त ब्लेंड दिखाती है। लो, यहाँ भी ब्लेंड। अमेरिका की दो बड़ी कंपनियां भी इस रेस में हैं, ब्राउन फोमन जो जैक डैनियल्स बनाती है और कॉन्स्टलेशन ब्रांड्स जो कोरोना और मोडेनो जैसी बियर ब्रांड्स के लिए जानी जाती हैं। ये दोनों कंपनियां भी शराब के ग्लोबल बाजार में बड़ी हिस्सेदारी रखती हैं। भारत में शराब की बिक्री सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा होती है। यहाँ की शराब इंडस्ट्री पर कुछ बड़ी कंपनियां राज करती हैं, जैसे यूनाइटेड स्पिरिट्स जो अब डियाजियो की कंपनी है, राडिको खैतान और एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स। भारत में सस्ती लेकिन बहुत ज्यादा बिकने वाली ब्रांड्स जैसे मैकडॉवेल्स नंबर 1, रॉयल स्टैग और मैजिक मोमेंट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। यही ब्रांड्स देश के शराब बाजार में सबसे ज्यादा बिक्री करती हैं और भारत को दुनिया के सबसे बड़े शराब बाजारों में से एक बनाती हैं। वहीं दूसरी ओर जब बात लग्जरी मतलब महंगी और खास शराब की होती है तो ये सिर्फ पीने की चीज़ नहीं रहती, ये एक तरह का शौक और कलेक्शन बन जाता है। द मैकैलन फाइन एंड रेयर 1926 जो 60 साल तक रखी गई थी, उसे 2023 में सॉदबीज ऑक्शन में $2.7 मिलियन मतलब लगभग 22 करोड़ रुपए में बेचा गया था। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। इज़ाबेल आइले नाम की एक स्कॉच की बोतल जिसमें 8,500 हीरे और 300 रूबी जड़े हुए हैं, उसकी कीमत करीब $6.2 मिलियन लगभग 50 करोड़ रुपए है। पर यहाँ असली कीमत शराब की नहीं बल्कि बोतल की है। कॉन्याक एक तरह की ब्रांडी पसंद करने वाले लोगों के लिए हेनरी फोर्थ डूरोन्योन हेरिटेज जो 24 कैरेट सोने और प्लैटिनम से ढकी हुई बोतल में आती है और इसकी कीमत है $2 मिलियन लगभग 17 करोड़ रुपए। इसके अलावा टेकीला ले 0.925 जो प्लैटिनम और वाइट गोल्ड बॉटल में आती है और इसकी कीमत है $3.5 मिलियन लगभग 29 करोड़ रुपए। ये ब्रांड्स और महंगी बॉटल्स ये साफ तौर पर दिखाती हैं कि शराब सिर्फ पीने की चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, एक डीप रूटेड कल्चर और कई लोगों के लिए ये दौलत और रुतबे का प्रतीक भी है। चाहे वो गली मोहल्ले के दुकान वाले हों या फिर करोड़ों में बॉटल्स बेचने वाले इंटरनेशनल ऑक्शंस, शराब हर वर्ग और समाज के हर स्तर तक पहुंचती है। इसी वजह से दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे पैराडॉक्सिकल इंडस्ट्रीज में से एक मानी जाती है। एक और नोट करने वाली बात है इंडियन लिकर्स की ग्लोबली एक्सपैंड करती मार्केट। कोविड के बाद जब दुनिया भर में लोकल से ग्लोबल बनने की होड़ शुरू हुई, तब कुछ इंडियन लिकर ब्रांड्स ने भी इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त पहचान बनाई। उनमें से कुछ पॉपुलर नामों के बारे में हम जान लेते हैं। इंद्री त्रिणी हरियाणा से निकली ये एक ट्रिपल कास्क सिंगल मॉल्ट विस्की आज अमेरिका, यूके और यूरोप में धमाल मचा रही है। इसके बैलेंस टेस्ट और क्वालिटी ने इसे इंडियन प्रीमियम सेगमेंट का ग्लोबल फेस बना दिया है। इसके बाद आती है रामपुर सिंगल मॉल्ट। उत्तर प्रदेश की ये सिंगल मॉल्ट विस्की अपने क्लासिक और रिच फ्लेवर के चलते विदेशों में बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है। अमेरिका और जापान जैसे देशों में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ी है। अगली है बैंगलोर से निकली अमृत विस्की। कोविड से पहले ही इंटरनेशनल लेवल पर जानी जाती थी, लेकिन महामारी के बाद इसकी ऑनलाइन सेल्स और फैन बेस और भी ज्यादा बढ़ गए। जॉन डिस्टिलरीज की सिहोर गोवा बेस्ड ये ब्रांड अब यूएस और यूके में हाई एंड बार्स और स्टोर्स में मौजूद है। इसका सॉफ्ट स्मोकी टेस्ट इंटरनेशनल टेस्ट बड्स को खूब भाता है। शॉर्ट स्टोरी और एपिटमी ये नए लेकिन प्रीमियम ब्रांड्स हैं जो कोविड के बाद लॉन्च हुए और अब विदेशों में भारतीय क्राफ्ट लिकर के प्रतीक बनते जा रहे हैं। अगर हम एक डीपर लेवल पर सोचें तो एक सवाल उठता है, लोग आखिर पीते ही क्यों हैं? इस सवाल का जवाब लेखक रॉबर्ट डडली ने अपनी किताब द ड्रंकन मंकी में देने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि इसका जवाब हमारे विकास एवोल्यूशन में छुपा हुआ है। रॉबर्ट के मुताबिक हमारे पूर्वज जो बंदर जैसे प्राणी थे, वो जंगल में फल ढूंढते थे। उन्हें ये समझ आ गया था कि जिस फल से इथेनॉल माने शराब जैसी महक आ रही है वो पका हुआ है और उसमें ज्यादा कैलोरीज हैं। इसीलिए धीरे धीरे उनका शरीर ऐसी गंध को पहचानने और उसे पसंद करने लगा। इस नजरिए से देखें तो शराब के लिए हमारी चाहत कोई संयोग नहीं है, ये बायोलॉजिकल है। हमारे अंदर ये आदत कुदरती तौर पर बनी हुई है। कहना गलत नहीं होगा दैट वी आर वायर्ड टू चेज दैट फीलिंग। गले में हल्की सी जलन, मन का तनाव धीरे धीरे कम होना, ये इंसानों को अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स आपकी चॉइस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। शराब का सेवन करना या ना करना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, भले ही ये आदत कुदरती या एवोल्यूशनरी हो। साथ ही इस प्राकृतिक विरासत के साथ खतरा भी आता ही है, नशे की लत, वायलेंस और दुख।
आज शराब की कहानी ग्लोबल और हाइपर लोकल दोनों है। चाहे टोक्यो की तंग गलियों में सदियों पुराने साके परोसने वाले छोटे छोटे बार्स हों या केंटकी की बर्बन विस्की की लंबी जर्नी, या फिर भारत के आदिवासी इलाकों में मिट्टी के बर्तनों में महुआ पकाने वाली परंपराएं, हर जगह शराब के साथ यादें, पहचान और संघर्ष जुड़े हुए हैं। आज की मॉडर्न क्राफ्ट लिकर मूवमेंट ने पुरानी परंपराओं को फिर से जिंदा किया है। पुराने तरीके से खमीर माने यीस्ट उठाना, भुलाए जा चुके नुस्खे और रीजनल ड्रिंक्स और स्पिरिट्स को फिर से एक्नॉलेज और रिकग्नाइज किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इसके डार्क एस्पेक्ट्स को नकारा नहीं जा सकता। शराब की लत आज भी कई परिवारों को तोड़ रही है। कुछ समाजों में शराब को सम्मान मिलता है तो कुछ में इसे घृणा और डर की नज़र से देखा जाता है। लेकिन इस सब के पीछे शराब की कहानी असल में ह्यूमन एवोल्यूशन की कहानी भी है। कहानी उस ज़रूरत की जिसके चलते इंसान किसी से जुड़ना चाहते हैं, खुशियाँ मनाना चाहते हैं, कभी कभी हकीकत से भागना भी चाहते हैं, या फिर किसी को या किसी पल को याद करना चाहते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। अलग अलग पेय पदार्थों पर एक पूरा एपिसोड लिखा जा सकता है। ऐसी कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएँ तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अभी के लिए विदा लेती हूँ। मेरा नाम है आस्था। कैमरा के पीछे हमारे साथी इरशाद और सर्वेश। बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।